बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मामलात है, सबसे पहले तो वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें, जिसमें कि एक SCCP के ऑफिसर जिनका नाम साजिद गोंदल है, तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ़्ते से, बल्कि एक हफ़्ते से ज़ायद हो गया है कि वो गायब हैं, लापता हैं, अगवा किए गए हैं, उनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। अभी तक इस बारे में कोई इत्तला सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस ऑफिसर के ऊपर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जो जनरल आसिम बाजवा के एसेट्स के हवाले से या उनके हवाले से स्टोरी अहमद नूरानी साहब ने पब्लिश की थी, उसके बाद से इनका जो है ये मामला अगवा का सामने आया है या ये लापता हुए हैं। बहरहाल इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया और ये भी कहा कि जल्द अज जल्द उनको पेश किया जाए। पीर के दिन पेश करने का कहा गया, लेकिन उस दिन भी यानी कल गुज़िश्ता पीर कल के दिन जो गुजर गया उसमें भी उनको पेश नहीं किया जा सका। आज वजीर आजम ने काबीना के इजलास में ये कहा है, उसमें IG को भी तलब किया कि ये पता लगाया जाए कि ये जो 1400 किलोमीटर का एरिया है जो कि वफाकी वजीर दाखिला के कंट्रोल में है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद बैठते हैं, वहां से एक शख्स कैसे दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया है। हिदायत भी दी हैं, लेकिन अभी तक साजिद गोंदल को बाजियाब नहीं किया जा सका। आज साजिद गोंदल के पेरेंट्स ने, वालिदैन ने, उनकी अहलिया ने, उनके बच्चों ने एहतजाज किया था वजीर आजम हाउस के बाहर। जरा सुनवाते हैं कि वो क्या मुतालबात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, आज मुझे मेरा बेटा दिखाइए। मैं सारी रात सोता नहीं हूँ कि मेरा बेटा सोया है कि नहीं सोया, मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, भूखा है, कब से भूखा है, बंधा हुआ है, खुला है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप भी बाप हैं, मुझे बता दें मैं किस तरह से मुतमिन हो जाऊँ। सब बच्चे वाले हैं, सबके बच्चे हैं, तो क्यों हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। आप साजिद को कोर्ट में पेश करें, वो हम फेस कर लेंगे, हमारी उससे बात करवाई जाए। कहाँ पे है साजिद गोंदल? जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ चला गया? मेरा इंसाफ मेरा रब लेगा। कल भी साजिद गोंदल की वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत एहतजाज भी किया और उन्होंने ये कहा कि उनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए, मगर जूजू वक्त गुजरता जा रहा है, इस ख़ानदान के लिए ये वक्त भारी है और ये मालूम नहीं कि साजिद गोंदल का असल कसूर क्या है। उनके ख़ानदान का ये भी कहना है कि उनको अदालत में पेश किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन किसी को यूँ लापता कर देना या अगवा कर लेना किसी भी मामले का हल नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात को खुसूसी इस्तेमाल करते हुए इस ख़ानदान को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे और ये ख़ानदान जो है अपने जल्द अपने बेटे और अपनी इनकी अहलिया अपने शौहर से और बच्चे अपने वालिद से मिल सकेंगे। बहरहाल दूसरी तरफ पंजाब है, जिसकी स्टोरी आज बहुत गर्म है और आपने देखा कि 5वां IG पंजाब जो है वो तब्दील हो गया है, उनको तब्दील कर दिया गया। शोएब साहब जो हैं मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, जो ज़राए के मुताबिक अखबारात में और टेलीविज़न पे स्टोरीज चल रही हैं कि उनकी CCPO के हवाले से कोई चपखलिश थी या दोनों की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन CCPO की तैनाती के ऊपर ये मामला बढ़ गए और फिर उनको जो है वो तब्दील कर दिया गया है। 3 दिन तक IG पंजाब अपने दफ्तर में तशरीफ नहीं लाए। एक इंतजामी बहरान ज़रूर मौजूद है। उसके साथ साथ एडिशनल IG फाइनेंस तारिक मसूद यासिन ने भी अब से थोड़ी देर पहले आज ही के दिन में काम करने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि जिनको IG बनाया जा रहा है वो उनके अंडर रहे हैं। क्या सूरत हाल है पंजाब में, ये क्यों हो रहा है, ये बहुत अहम है। लेकिन वजीर आजम जब इन IG को लाए थे तो उन्होंने बहुत सारी तवक्कुआत का और बड़ी ख्वाहिशात का और बड़ी तमन्नाएं जो थी, उनकी नेक तमन्नाएं वो इनके साथ थी और बड़ी तारीफें भी की थी। उन्होंने क्या कहा था शोएब दस्तगीर के बारे में, जरा सुन लीजिएगा। IG शोएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। मैं आपसे IG साहब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं जो आपको आखिरी जो बाइट थी ये सिर्फ 18 अगस्त की, यानी कुछ दिन पहले की, कुछ हफ्ते पहले की ये बाइट है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया और ये चलेगा। पंजाब में हो क्या रहा है, मसला क्या है, इंतजामी बहरान क्यों जन्म ले रहा है? पिछले कुछ अरसे से जो लॉलेसनेस है, जो लाकानूनियत बढ़ती चली जा रही है, खास करके पंजाब के हवाले से, वफाक के हवाले से, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती और उसके बजाय IG क्यों बदल जाते हैं? इस मसले के ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और उसके
साथ साथ वफाक का जो पैकेज है सिंध के लिए वो एक अजीब उसके ऊपर एक तूफान है, वो तनाज़ा क्यों जन्म ले रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं सूबाई सिंध के, जनाब तलाल चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वफाकी वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आना चाहती हूँ तलाल चौधरी साहब आपके पास, क्योंकि आप वजीर दाखिला रहे हैं और पंजाब के दोनों मामलात के ऊपर, एक साजिद गोंदल का भी और उसके बाद पंजाब के ऊपर भी हम आएंगे। ये बताइएगा कि ये क्या इतना आसान काम है कि आप एक शहर से एक शख्स का लापता हो जाना और उसके बाद उसका कोई सुराग ना मिलना, दिन दिहाड़े उसका अगवा, ये कितना इसको खोज लगाना कितना आसान है जो कि नहीं लगाया जा रहा अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आपको याद होगा कि जिस दिन मतीउल्लाह जान का वाकया हुआ था, मैं आपके टॉक शो में आया था और उस वक्त मैंने एक बात कही थी, शायद आपने महसूस किया हो। मैंने कहा था कि जब अब आप देख लीजिएगा कि 24 घंटे में कोई ना कोई इसका रिजल्ट आ जाएगा। होता ये है कि हमारे यहाँ ये एक पॉलिसी मैटर सा लगता है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है कि इस्लामाबाद के कैमरे और इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद की जो हमारी एजेंसीज हैं वो हम क्या कहेंगे, वो इतनी नाहिल है या वो इतनी बेखबर है। ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके अगवा का पता ना चलाया जा सके। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे इस्लामाबाद से, तो इसका मतलब है हम तो खुद अपने आप को एक फेल स्टेट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि कभी यहां से दावड़ साहब एसपी को उठाया जाता है और जाके काबुल में उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी हमारे अफसर उठाए जाते हैं, कभी हमारे यहाँ क्या कहते हैं सहाफी उठा लिया जाता है और उसके बाद एक जैसी उसकी सबकी स्टोरी है। तो काइंडली देखिए, मामला ये है, ये हुकूमत जो है, मैंने आपको कहा कि ये खास किस्म की पॉलिसी है। जब पॉलिसी आपकी इस तरह की हो तो फिर एक्शंस फिर आपको कुछ नजर नहीं आएंगे। नहीं तो मुझे ये बताइए कि जब मतीउल्लाह जान का वाकया का आपने क्या रिजल्ट निकाला? आप किसी एक केस को टेस्ट केस बना लें, आपने कभी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि स्टेट को फिक्र ही नहीं इस बात की। आप अगर मतीउल्लाह जान के टेस्ट केस बनाते, आईजी इस्लामाबाद ने जो रिपोर्ट पेश की है वो आंखें खोलने के लिए काफी है। उन्होंने लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कोई अदारा मुझसे तावन नहीं कर रहा और इन्वेस्टिगेटर ने कहा है कि आज के दिन तक वो इस्लामाबाद के सेफ सिटी के कैमरा जो कि इस्लामाबाद पुलिस के ही एक अफसर के अंडर होते हैं, उसकी फुटेज भी नहीं उनको दी जा रही। बिल्कुल। तो मामला ये है, आज भी वजीर आजम ने काबीना में इस पे बात की तलाल चौधरी साहब, लेकिन उनको आईजी साहब ने ये कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ये लॉलेसनेस तो इस वक्त नजर आ रही है। सईद गनी साहब, आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ पंजाब के आईजी का मामला है और पंजाब का आईजी 5वां आईजी है जो कि बदल गया है। आपके यहाँ भी आईजी के मसाइल रहे हैं, क्या वजह है? क्या यहाँ तो हुकूमतें दोनों पंजाब और वफाक में एक सी हैं, फिर क्यों आईजी वहां पे नहीं टिक रहा आपके ख्याल में? वैसे एक थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं आपको, हमारे यहाँ आईजी के मसाइल नहीं रहे, हमारे यहाँ आईजी को मसला बनाया गया। अच्छा, हमने तो हमारे यहाँ तो दूसरा आईजी इस वक्त लगा हुआ है ना, हमारे यहाँ कोई 5वां थोड़ी लगा है। चीफ सेक्रेटरी हमारे यहाँ पहला आया हुआ है, जो पहले एक केयरटेकर सेटअप में आया था, उसके बाद जो चेंज हुआ है वो एक ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में, केपी में, इस्लामाबाद में जो पैमाने रखे गए हैं अफसरान को तब्दील करने के, वो मुख्तलिफ हैं और सूबा सिंध के लिए जो पैमाने रखे जाते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। जो इस वक्त मुश्ताक मेहर साहब आईजी सिंध लगे हुए हैं, जो मशावरत की बात करते हैं ना फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी मशावरत नहीं हुई होगी जितनी सूबा सिंध के इन आईजी साहब को लगाने के लिए हुई है। शायद ये पहली मरतबा हुआ होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर सिंध ने आमने सामने बैठकर नाम डिस्कस किए हों और उस पर भी एक नाम तय हो जाए और उसके बाद भी नोटिफिकेशन ना निकले। तो सिंध के साथ तो जो पैमाना रखा जाता है अफसरान को तब्दील करने का, वो इंतहाई मुख्तलिफ है। और उस वक्त ये बात कही जाती है कि वहां पर जो हमारी जो सिंध की अपोजिशन की जमातें हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। बाकी सूबों में अपोजिशन नहीं है, बाकी सूबों में जो है ना वो 100 के 100% लोग इनके हैं, असेंबलियों में इनके लोग हैं, तो वहां पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। सूबा सिंध में तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है हमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का,
तो वहां भी ये मुतालबा किया जाता है कि जी मशावरत की जाए, कोई गैर मुतनाज़ आदमी क्यों लगाया इतने जाए। आईजी क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? अब देखिए, अगर मैं भी सुन रही थी हुकूमत के एक तर्जुमान वो फरमा रहे थे कि ये मुझे हैरत इस बात पे है, आपको शायद याद हो कि सूबा सिंध ने जो 4 आईजीज के नाम भेजे थे उनमें इनाम गनी साहब का नाम भी शामिल था, और शायद ये कहकर नहीं लगाया जा रहा था कि ये अच्छे ऑफिसर नहीं है। अब अगर मैं तो नहीं समझता कि अच्छे ऑफिसर नहीं है, हम तो समझते हैं कि बेहतर ऑफिसर थे, इसीलिए हमने उनका नाम दिया था। लेकिन उस वक्त जो सोच थी पीटीआई की, वफाकी हुकूमत की, वो ये थी कि ये अच्छे ऑफिसर नहीं है, और लिहाजा फिर वो किसी और नाम के ऊपर इत्तेफाक उन्होंने किया। और अच्छा, ये बताइएगा अपना अली मोहम्मद खान साहब, दोनों चीज़ों पे आज एक साजिद गोंदल के मामले के ऊपर भी बात हुई और आईजी को बुलाया गया, और दूसरा पंजाब के आईजी का, जैसे अभी आपने सईद गनी साहब को सुना कि वो कहते हैं कि हमारे लिए चॉइसेस और हैं, पंजाब के लिए और हैं, वफाक के लिए और हैं, तो ये क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो जो ये गोंदल साहब का इशू है इस पे बात कर लेते हैं, फिर ये आईजी का इशू भी है। देखें, आज जो है काबीना में शिबली फराज साहब ने तो उसकी खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी दिया है। काबीना में इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग सख्त नोटिस लिया है, और उन्होंने उसी मौक़िफ़ का इजहार किया है जो इलेक्शन से पहले भी हमारा था, जो 2013 के इलेक्शन से पहले भी हमारा था, कि तहरीक इंसाफ स्ट्रिक्टली इस बात पे बिलीव करती है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम हो, और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन उनको दी गई हैं कि किसी भी तरीके से जल्द जो है कानून अपनी अमलदारी कायम करे, और जिन लोगों ने उसको ये गोंदल साहब को अगवा किया है तो वहाँ से उसको बाजियाब कराया जाए। हालांकि अगवा पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, बहुत से लोग अगवा हो भी जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, कोई भत्ते के लिए या किसी भी वजह से, तो ज़ाहिर है हर आदमी का, हर शख्स का हक है कि जिसका रिश्तेदार जो है वो अली मोहम्मद खान साहब, इनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है जनरल आसिम बाजवा की स्टोरी के साथ जो उनके असासों के हवाले से आई है, तो ये कोई आम भत्ते या अगवा वाला मामला जो है इसको उस तनाजुर में नहीं लिया जा रहा, तो इस पे कोई वजाहत आज काबीना में पेश की गई है, और साथ में ये भी कि दिन दिहाड़े उठा लिया जाना किसी शख्स का सरकारी गाड़ी के, और उससे एक दिन पहले उनके घर पे कुछ लोगों का आना, ये तो बहुत सारे सवालात जन्म देता है। नहीं देखें, इसको उसका तो मेरे ख्याल में कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि काबीना में भी इस एस्पेक्ट पे डिस्कशन नहीं हुई, और गैर ज़रूरी तौर पे अपने जो है एक वो लोग जो यहाँ पे सर्व कर चुके हैं और एक ऑनरेबल लोग, उन पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि चूँकि आप पे केस है या आपका एक नाम आया है जनरल आसिम बाजवा साहब का, तो इसको इधर से लिंक कर दिया जाइए। तो वही बात है जो 5th जनरेशन वॉर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है, तो बयानिया हिंदुस्तान का है कि उनके खिलाफ कोई मीडिया में रिपोर्ट आई जिसका उन्होंने जवाब दे दिया, अब इसको उससे लिंक करना, ये तो फिर बॉर्डर पार का बयानिया है। तो मैं तो इससे नहीं एग्री करता कि इसका कोई इससे लिंक होगा। काबीना में इस पर कोई बहस भी नहीं हुई। काबीना में तो वज़ीर आज़म साहब ने क्लियर कट जो है पुलिस ऑफिशल्स को, आईजी साहब को ये डायरेक्शन दी है कि तहरीक इंसाफ और खान साहब जो हैं वो इन चीज़ों पे उनके पास ज़ीरो मार्जिन है, और वो चाहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि बाकी जितने भी लोग जो हैं वो गायब हैं या मिसिंग हैं या जो अगवा हैं, तो कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द वो बाजियाब हो। जहाँ तक ये आईजी साहब का ताल्लुक है पंजाब के, जी मैं उस ज़माने की आपको बात करना चाहता हूँ कि जब हम अपोजिशन में थे और सिंध में सईद गनी साहब की जमात की हुकूमत थी, सईद गनी साहब यहाँ सेनेटर हुआ करते थे, और उस ज़माने से मुस्लिम लीग नवाज़, जिस ज़माने की आप इशारा किया कि तलाल साहब उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर थे, तो इनका नून लीग के साथ टसल रहती थी सिंध में। और मैं उस ज़माने में भी ये बात करता था और मैं आज भी ये बात करता हूँ कि सिंध के वज़ीर आला का इस्तेहक़ाक़ है कि उनको वो आईजी दिया जाए जिस पर उनको एतमाद हो, और ऐसा कोई आईजी हो जिस पे मरकज़ को भी कोई एतराज़ ना हो, लेकिन ज़्यादा कंसर्निंग, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर 18वीं तरमीम के बाद सूबे का हक है। तो अगर वज़ीर आला को अपने आईजी पे एतमाद ही नहीं है, कोई टीम वर्क ही नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं होता, देखें कि अगर कोई आईजी बदल रहा है या वो खुदा न खास्ता करप्ट है, इनएफिशिएंट है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, जिसके साथ देखें हु इज रिस्पांसिबल, अच्छा ठीक है, वो सीएम जवाबदेह होते हैं। ये आपने कहा कि जाहिर है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स भी हैं, का भी इस्तेहक़ाक़ है, ये तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स भी हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब किसी के
असासों पे या किसी की जायदाद पे सवाल उठा देने से उसको पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना देना भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सवाल है, और आप जैसी सेम वॉइसेस से तवक्को नहीं की जा सकती कि आप उसको उस तरह से जोड़ेंगे। मगर क्या आपको लगता है तलाल चौधरी साहब, प्लीज ट्रस्ट ना करें, प्लीज इस अगवा को इस तरीके से जोड़ना, इस अगवा को उनसे जोड़ना बगैर किसी सबूत के, ये तो बहुत बड़ा, आप जो है जो कोई भी कह रहा है इस तरह, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है कि एक शख्स गायब हो गया और उसको इस तरीके से आप जो है उसको जोड़ें जनरल आसिम बाजवा साहब के असासों वाले मामले से, जिसका अभी कोई सबूत नहीं है कि इस अगवा का ताल्लुक एससीसीपी पे ये अफसर है और इसकी तहकीकात में ये सामने आनी चाहिए और तहकीकात आपको आवाम को बतानी भी चाहिए, क्योंकि जो उनको बुला के सवालात उनकी फैमिली बता रही है। वैसे ये बड़ा आजकल अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने की बड़ा आसान तरीका है कि बड़ी आसानी से पाक फौज या हमारे एस्टेब्लिशमेंट या इन चीजों को आप हिट करें। फौज और एस्टेब्लिशमेंट पे बात नहीं कर रहा, आप इसको स्पिन दे रहे हैं, गलत उस पे वज़ीर आज़म साहब ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, आईजी इस्लामाबाद ना ये पाक फौज का मामला है या ना ये कहना कि उनकी वजह से नहीं, ये मैं नहीं समझता का मामला नहीं। एनीवेज मैं आगे जाती हूँ, तलाल चौधरी साहब, ये आईजीज की तब्दीली जो है, आईजीज की तब्दीली इनको बाजियाब होने दें, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये आईजीज की जो तब्दीली है इंतजामी तौर पे, अगर आपके एक सूबे के अंदर एक आईजी को तब्दील किया गया है और एक आईजी जो साथ में एडिशनल आईजी हैं वो काम करने को तैयार नहीं होते, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इंतजामी बहरान है? देखिए, मैं पहले एक लाइन कहना चाहता हूं, आप ये लापता अफराद वाले मामले पे देखिए आसमा, लापता अफराद का जो कमीशन है और नैब के जो चेयरमैन है वो एक ही हैं। सो दोनों मामलों में जो पॉलिसी है स्टेट की वो एक ही है, वो उनकी जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है उसी से आपको पता चल जाएगा कि दोनों का एक ही रखा हुआ है, क्योंकि एक जैसे रिजल्ट लेने। और अब कितना कानून और कितनी आइन की बालादस्ती हो रही है ये आपको पता है। सो लापता अफराद का कमीशन और चेयरमैन नैब का एक होना ये बिल्कुल एक सोचे समझे तरीके से किया गया, क्योंकि वो सूटेबल तरीन आदमी है ये इस तरह के एटमॉस्फेयर में ये तमाम काम करने के लिए। अभी आ गई बात पंजाब की जी। देखिए पंजाब में मामला ये है, ये 5वें आईजी हैं, उसके बाद ये इसी तरह इतने चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, एक एक महकमे के एक दर्जन सेक्रेटरी बदल चुके हैं 2 सालों में, एक दर्जन। मैं ये एजुकेशन हेल्थ वाले सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं किसी आम सेक्टर की बात नहीं कर रहा। उसके बाद आप ये देखिए कि ये सारा कुछ किया क्यों जा रहा है, सिर्फ अपने मनपसंद रिजल्ट लेने के लिए। क्या इस वक्त मनपसंद रिजल्ट तलाल चौधरी साहब ले सकते हैं? कोई ऐसी इलेक्शन की इन्वायरमेंट नहीं है, कोई और चीज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी सूबे के आईजी को बदल सकते हैं। देखिए आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ कई तब्दीली आती थी और कहा जाता था कि टेनोर से हटकर इनको पूरा नहीं किया जाता, ये अपने मनपसंद लोगों को, तख्ते लाहौर के पसंदीदा लोगों को लगाया जा रहा है। जितनी तब्दीलियां इन्होंने की हैं वो तो आपके सामने है। इस सीसीपीओ लाहौर लगने से पहले सीसीपीओ लाहौर के बारे में जो स्टोरियां आई और जो उन्होंने कहा कि आप मुझे लगाएं, और उनकी जो रेपुटेशन है, उनका जो बोर्ड था, जो बोर्ड इमरान खान साहब ने हेड किया, उसने उसको प्रमोट नहीं किया। क्यों उनपे मैं पूरी बात कर लूं, क्योंकि उनपे एलिगेशन था उनकी ना सिर्फ जाती मामलात का, उनकी कारकर्दगी का, वो प्रमोट नहीं हुए। उन्हें सीसीपीओ इसलिए लगाया गया कि उन्होंने कहा लाएं, मैं नून लीग को सीधा करूंगा और बल्दियात का रिजल्ट आपको 100% लेकर दूंगा। वो जिस दिन से आए हैं हम पर 780 लगी है, मैं उसमें शामिल हूं। यहां पर हमारे कारकुनों पर छापे पड़ रहे हैं और ये वो केसेस हैं जिनका किसी को पता भी नहीं है। अच्छा, तो आप देखिए ये पॉलिसी मैटर है, तब्दील करके अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन अच्छा सईद गनी साहब, ये जो इंतजामी बहरान है, मैं क्विकली मैं इस पे आपका भी कमेंट चाहती हूँ, ये आपको लगता है कि ये सूबे की गवर्नेंस का इशू है, ये यानी वजीर आला साहब नहीं संभाल पा रहे, या वफाक के साथ मामलात होते हैं तो आईजी और ये जो पुलिस की इंतजामी तब्दीलियां ये अमल में लाई जाती हैं? आसमा देखें, बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर तो ये जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब की होती है कि वो सूबे के मामलात को चलाएं, और ये ज़ाहिर पुलिस हो या दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, वो सारे उनके अंडर में होते हैं। लेकिन आपके भी इल्म में है और हर शख्स जानता है कि पंजाब को बोजदार साहब नहीं चलाते,
पंजाब को मरकज से चलाया जाता है, और शायद कई और बहुत सारे जो है ना वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर्स पंजाब में बैठे, जो हर आदमी अपने पैसे का काम कर रहा है। अगर इस तरह से चलाया जाएगा तो यही असर होगा जो इस पंजाब में हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि 2-4 बुनियादी चीजें हैं जिसको आपको, जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि सिंध के लिए पैमाना मुख्तलिफ होता है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो हमारे ऊपर तो हर जगह लागू की जाती है कि किसी भी सरकारी ऑफिसर को अगर कहीं आप पोस्टिंग पे लगाएं, ठीक है, तो उसकी कम से कम मयाद जो है वो 3 साल तक होनी चाहिए, और अगर आप उसको हटाएंगे तो उसके कोई आपको असबाब बताने पड़ेंगे। अच्छा, हम तो अपने अगर आईजी चेंज करने जाएं तो वो कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 साल तक लगा रहेगा, 3 साल से पहले कैसे आप हटाएंगे? हमारे यहाँ तो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा राब्ता आपसे मुनक़ता हो रहा है सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद जो आप कह रहे हैं कि सिंध के लिए पैमाना अलग है, आपके लिए पैमाना वफाक के लिए अलग है, कुछ सियासी वजूहात का जिक्र तलाल चौधरी साहब ने भी पंजाब के अंदर किया है। क्या ये सियासी जो वजूहात है, ये दुरुस्त बात है कि जो इल्ज़ाम वहाँ से आयद हो रहा है, या पुलिस रिफॉर्म्स का जो ख्वाब खान साहब ने दिखाया था वो पूरा करने के लिए वाकई उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पंजाब के अंदर पुलिस का इंतज़ामिया के हवाले से जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं, दूसरे सिंध में पैकेज दिया गया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इतना बड़ा 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है वो दिया है। तो सईद गनी साहब, बजाय ये कि इस पर खुश हुआ जाता है, इसके ऊपर इसको भी तनाज़ा बनाया गया है। क्यों आप समझते हैं कि हर चीज़ जो है फेडरल की तरफ से वो उसकी इंटेंशंस को क्यों चैलेंज किया जाता है? नहीं, मैं वैसे अर्ज करूं आपसे थोड़ा सा, शायद जो असद उमर साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका हक है वो करें, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद उसकी जरूरत थी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने वजीर आजम साहब के आने से 2 या 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारिशों के हवाले से बात की, और फिर कराची के हवाले से सूबाई हुकूमत के जो मंसूबे हैं उनकी तफसीलात बताई, और उन तफसीलात की बाकायदा एक फहरिस्त जो है वो शेयर की मीडिया के साथ, वो कॉपी सबको दी। अच्छा, उसमें बहुत सारे मंसूबे हैं और वो सारे बहुत एडवांस स्टेज पर हैं। मैं कई दफा असेंबली में कह चुका हूँ, मीडिया पे कह चुका हूँ कि हम कराची के लिए कई 100 अरब रुपए के मंसूबों पे काम कर रहे हैं, और वो सारे ऐसी चीजें जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो फैक्ट्स हैं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, अगले दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी उसका तस्करा किया कि कराची में 800 अरब रुपए से ज्यादा के मंसूबों पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, सीएम साहब से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि जी ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो बन रहा है इसके मुतालिक आपको पता है? तो उन्होंने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर कब आ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझसे उन्होंने मिलना है कि नहीं मिलना, और मुझे ये भी नहीं पता कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले और बहुत अच्छी मुलाकात रही। अब मैं जरा आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उसका वो रेफरेंस समझ जाएंगे है क्या। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से जिस दिन वो आ रहे थे उससे एक दिन कबल शाम को हमें ये पता चला कि इस किस्म का कोई कराची डेवलपमेंट प्लान है और उसके अंदर ये मंसूबे शामिल हैं। जब हमें बताया गया तो उसमें वो सारे मंसूबे शामिल थे जो हम ऑलरेडी कराची के लिए कर रहे हैं, जिन पर हमारा काम जारी था। अच्छा, हमने उस वक्त भी नहीं किया, बल्कि मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर साहब ने ही उस मीटिंग में ये कहा कि ये हमें बाहर जाके कहना ही नहीं चाहिए कि जी सिंध के कितने पैसे, वफाक के कितने पैसे, बस हम बता देते हैं कि ये पैकेज है और सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर इस पे काम करेंगे। इससे आपको इंटेंशंस का अंदाजा होना चाहिए। सिर्फ जिस बात पे थोड़ी सी बहस हुई मीटिंग में वो केसीआर पे थी, वो इसलिए कि केसीआर को फेडरल गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स में डाला हुआ था। ठीक है, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर ने उनको बताया कि देखिए केसीआर जो है वो इनिशिएटिव सिंध हुकूमत का है। ठीक है, सिंध हुकूमत ने ही इसको सीपैक में शामिल करवाया, सिंध हुकूमत ने इसको एक्नेक से मंजूर करवाया, सिंध हुकूमत ही फेडरल गवर्नमेंट को मिन्नतें कर रही है। अच्छा, ठीक है, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपकी बात से जो, एक मिनट जी अली मोहम्मद खान साहब, ठहरे मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछ लूं। मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा जी। देखिए, ये हमने सिर्फ उनको कहा। अब हुआ ये कि जो बिलावल साहब ने बात की थी उस दिन, वो उन्होंने उसी रेफरेंस में कही, और बिलावल साहब की बात अगर आप चलाएं तो बड़ी पॉजिटिव उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज जो अनाउंस हुआ है इसमें 800 अरब रुपए के प्रोजेक्ट सिंध के हैं, कुछ 300-350 फेडरल गवर्नमेंट के हैं, जिसको मैं वेलकम करता हूँ। ठीक हो, और मैं फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि सूबा सिंध मैं और आगे सवाल पूछ लेती हूँ। देखिए अली मोहम्मद खान साहब, जो बात हुई बहुत अच्छा हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा पैकेज सब कुछ हुआ। अभी जो कह रहे कि 800 अरब पे तो हम पहले से ही काम कर
कर रहे थे, तो चले 300 अरब है या 400 अरब है, जो भी है प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, लेकिन शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि पैसों का मामला है, हम सिंध हुकूमत पे एतबार नहीं कर सकते। तो इससे क्या मतलब लिया जाए सर? देखिए, बहरहाल ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बीच में मिसट्रस्ट तो है। तो मैं अगर ये कहूँ कि सब कुछ ठीक है तो वो मुबालगा आराई होगी, लेकिन ये जो एक मुश्किल सूरत हाल में मैं जब से ये सैलाबी सूरत हाल आई तो मैं एक बात बार बार कह रहा था कि सिंध के अवाम बिलूम, लेकिन कराची के अवाम, हमारे बहन और भाई बिलखुसूस, आखिरी चीज़ जो देखना चाहते हैं वो ये है सिंध और वफाक की लड़ाई। और अल्लाह के करम से ये जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए हैं और उनके साथ जो वज़ीर आला सिंध के विजुअल्स आए हैं और इकट्ठे बैठे हैं और उन्होंने इन इश्यूज़ को डिस्कस किया है या एड्रेस किया है, तो उसका इफ़ेक्ट बड़ा सूदिंग आया है कराची पे, कराची के लोगों पे, कि अब वफाक और मरकज़ और सूबा सिंध जो है और कराची की हुकूमत जो है ये मिल के अब काम करेंगे। अब इसमें ये नेचुरल है क्योंकि टॉक शोज का माहौल एडवर्सेरियल है। आप यू हैव बीन आप सबसे बड़ी विटनेस है इसकी आसमा साहिबा, कि इसमें कोई अच्छी बात भी हो तो जाहिर है टॉक शो में अच्छी बात पे तो डिबेट नहीं हो सकती। डिबेट तो तब होगी जब मैं प्रो सईद भाई, हाँ, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है, जिस तरह NCOC को असद उमर साहब ने बड़ा नॉन पॉलिटिकल अच्छे तरीके से असद भाई ने चलाया और उसमें अच्छी कोऑर्डिनेशन रही मरकज और सिंध की, और ये अल्लाह का करम है। पाकिस्तान की अचीवमेंट सिर्फ इमरान खान साहब की, हमारी हुकूमत की नहीं है, पूरे मुल्क की अचीवमेंट है कि साथ पड़ोस में हिंदुस्तान को देख लें, आज भी उनका कोरोना बढ़ रहा है, अल्लाह के करम से कोरोना खत्म हो रहा है पाकिस्तान से। तो इसी तरह इसके लिए जो कमेटी बनाई है, मैं समझता हूँ सईद साहब के कुछ इशूज जेन्युइन लाजमन होंगे, उसको वहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा। बहरहाल अच्छी चीज ये है कि सिंध और वफाक मिलकर कराची को इस बार एक सही तगड़ी प्लानिंग करें ताकि अगले साल जब बारिश हो, देखिए अभी पख्तूनख्वा में ही मसाइल आते थे, इस साल बड़ी फ्लडिंग हुई है, बड़ी बारिश आई है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग जो है मंगोरा में, सवात में आपने नहीं देखी होगी, बहुत काफी सैलाबी रेले आए, तो इंशाल्लाह इधर भी बेहतरी आएगी। करना चाहिए और मानना भी चाहिए। तलाल चौधरी साहब, इंतजामी तौर पे वफाक हो, सूबे हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है? और हम समझते हैं कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं पोलराइज्ड सिचुएशन है, क्यों है ऐसी, और क्या ऐसा रहा तो फिर ममलिकत चल सकती है सही तरीके से? देखिए आसमा, आपने बड़ी सही बात की निशानदेही की। इस वक्त मसला ना सिर्फ फंड्स का है, ना बाकी कोई चीजों का है, मसला कोऑर्डिनेशन का है, मसला थोड़ा सा बड़े ज़र्फ का है और एक मेज पे बैठने का है। मैं आपको अपनी हुकूमत की एग्जांपल दे देता हूँ। कराची में अमन करने के लिए सबको एक टेबल पे बिठाया गया। सीएम तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के ही थे, MQM के गवर्नर थे, PTI को भी टेबल पे बिठाया और उसके बाद अमन हुआ, सबको क्रेडिट गया। लेकिन वफाक की विल थी, वफाक की नीयत थी, वही रेंजर, वही पुलिस, वही सब कुछ, मगर अमन क्यों हुआ? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये अपना एक दिखाया कि अब वो ये करना चाहते हैं और उसके बाद हो गया। अब सिंध जो है ना, ये शहर सिर्फ सिंध का एक शहर नहीं है। वफाक को सबसे ज्यादा जो तकवीयत देता है, जो इकोनॉमी की सूरत में, वो कराची देता है। बिल्कुल। सो कराची पे आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? जितना मर्जी आप किसी को कहते रहे कि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, भाई अच्छा प्यार है, कराची वालों ने तो प्यार करके दिखाया, आपको सीटें दे दी, आप 2 रुपए उन पे लगा नहीं रहे। 162 अरब आपने कहे थे, वो लगाए नहीं, अब आपने 1100 अरब कह दिए। अच्छा। तो पिछले दिनों हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने एक बड़ा लतीफा वो ट्वीट किया, बड़ा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। उन्होंने कहा किसी मुलाजम ने एक और मुलाजम रखा, उसने कहा तुम्हारी तनख्वाह 50,000 होगी। तो उसने कहा कि साहब आपकी कितनी तनख्वाह है? तो उसने कहा मेरी 30,000। तो उसने कहा मुझे 50 कहां से देंगे? उसने कहा यही सोचने के लिए तुम्हें रखा है। वो भी कमाल करते हैं। अच्छा। आपके पास PSTP और आपके पास जो वफाक का, मेरी गुजारिश सुने, टेक्निकल गुजारिश सुने। मेरा वफाक का जो बजट है PSTP, वो आपने पिछले 2 सालों में 500-600 से ज्यादा खर्च ही नहीं किया। आपके ऑन गोइंग कई मंसूबे हैं, वो सही है, मगर अब तो चले ठीक है, वो कराची पे लग जाए, कहीं तो लगे। हम ये कहते हैं कि अच्छा हो गया जाए ना जी। देखे ना, बातों से नहीं लगने, उस पे काम करना पड़ेगा। पैसे आएंगे तो लगेंगे ना। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं सर। अभी तो सिंध ये कह रहा है कि 800 अरब तो हमारे पहले से थे और अब उसमें 300 अरब वफाक दे रही है। वफाक कह रही है हम 1100 अरब दे रहे हैं। और अभी एक जो NCOC की तर्ज पे एक PCIC की बात हो रही है। तो ब्रेक के बाद मैं सईद गनी साहब और खान साहब से पूछूंगी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैयद गनी साहब, ब्रेक से पहले जैसे खान साहब ने कहा कि कमेटी बनाई और वो कमेटी काम करेगी एनसीओसी की तर्ज पे, उसके ऊपर इख्तियारात उन्होंने वाजे तो कर दिए कि ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन क्या वो वजीर आला के ही अंडर होगी कमेटी या कोई और हेड करेगा उसको? नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में होंगी, और ये बात असद उमर साहब ने भी कही है और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की कि जो लीड रोल होगा वो चीफ मिनिस्टर का होगा, सिंध गवर्नमेंट का होगा, और एक कमेटी होगी जिसको PCIC कहा गया है, और वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब है। उसमें जो अच्छी बात है ना, एक और कमेटी भी है, उसमें अच्छी बात यह है कि कराची में चूंकि मुख्तलिफ वफाकी इदारे भी काम करते हैं जिनकी लैंड ओनिंग है, और उनकी नुमाइंदगी न होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो आपको कोई एतराज नहीं है? आपको इस पे कोई एतराज नहीं सैयद गनी साहब? कमेटी में हमारे कोई एतराज नहीं। तो खान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, फिर यहाँ तक तो मामला सारे तय हैं, जो बाकी निटिग्रिटीज है वो तय की जा सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सियासत है, जो जमहूरियत है, उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट को अपना मुखालिफ अपनी पोजीशन रखते हुए रवैया ऐसा रखना चाहिए कि सिस्टम आगे बढ़े, ना कि उसमें शॉक्स आए और वो पूरा सिस्टम एट स्टेक। ये अभी अच्छा एक डेवलपमेंट हुई है। मैं इसमें मेरी एक सजेशन और भी है, ये कमेटी भी जबरदस्त काम हो जाएगा अगर मरकज और सिंध हुकूमत उसमें बैठे। लेकिन मैं खुद एक वकील हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, मैं ये समझता हूँ कि एक और बहुत बड़ा फोरम है और उसको भी एक्टिवेट किए जाने की जरूरत है, वो बेहतरीन हो जाएगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बहुत अच्छी बात के टाइम पे बहुत कम यूज हुआ, वो जगह है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली इन बहुत सी चीजों को अच्छा मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये कमेटी भी काम करे, ये बहुत होगा, क्योंकि अगर आप दूर बैठ के इस तरह से मीडिया पे बात करेंगे उससे मसला हल नहीं होगा। कमेटी में बैठेंगे, जिस तरह अभी सजेशन मरकज की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आई है और उसका पॉजिटिव रिस्पांस वज़ीर आला ने दिया, आई थिंक दैट इज द गुड स्पिरिट।